हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म प्रीवियस क्लास में हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे मुझे एक ही वेरिएबल के फंक्शन मिल रहे हैं और dy बाई डी एक्स मिल रहा है, तो मैं वेरिएबल और ऑपरेटर को साथ में रखता था। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या होगा कि आपको दोनों ही वेरिएबल मिलेंगे, मतलब x का फंक्शन भी मिलेगा, y का फंक्शन भी मिलेगा, या फिर हमें दोनों वेरिएबल मिलेंगे, चाहे y हो चाहे y स्क्वायर हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मुझे सिंपल सा रूल मैं आपको बता दूं, ऑपरेटर के साथ उसका करस्पॉन्डिंग वेरिएबल होना चाहिए, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था। बस हाँ, यहाँ पे दो वेरिएबल मिलेंगे, बस इतना ही फर्क होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं x प्लस वाई एंड लेट्स से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपको बोला सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ऑपरेटर है ना, जो प्रीवियस क्लास में हमने रूल्स पढ़े थे वो रूल तो यहाँ फॉलो करना ही है, जैसे कि ऑपरेटर ये हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो पहले मैं वो काम कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको x प्लस वाई के बजाय x प्लस वन लिख लेते हैं। क्वेश्चन वॉज एक्चुअली x प्लस वन, मैंने गलती से x प्लस वाई लिख लिया। तो x प्लस वन डी वाई इज इक्वल टू 2xy और इस dx को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये dx हो गया। अब क्या करना है मुझे कि क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर dx है, मुझे यहाँ पे x वेरिएबल के सारे फंक्शंस या x वेरिएबल की चीज़ें रखनी है, और क्योंकि यहाँ पे y ऑपरेटर है तो मुझे y वेरिएबल वाली सारी चीज़ें रखनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे x प्लस वन है, ये जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ये जो y है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर के साथ होना चाहिए। तो हम शिफ्टिंग करते हैं, यहाँ पे मैं dy लिखूंगा और अपॉन, देखिए ये y यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इज इक्वल टू ये dx यहाँ पे है, 2x यहाँ पे पहले से था उसको मैं लिख लेता हूँ, और ये x प्लस वन जो यहाँ न्यूमरेटर में था दूसरी तरफ नीचे चला गया। तो देखिए वेरिएबल और ऑपरेटर साथ साथ आ चुके हैं। तो प्रीवियस क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे एक ही तरफ मुझे इंटीग्रेट करना होता था, एक तरफ तो सिंपली y या x मिलता था, लेकिन यहाँ पे मुझे दोनों तरफ इंटीग्रेट वहाँ भी दोनों तरफ करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे जैसे मुझे अकेला y या अकेला x नहीं मिलेगा, मतलब कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, ये 1/y dy ये बन जाएगा log ऑफ y। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। रूल वही रहेगा कि मैं प्लस c सिर्फ एक ही तरफ लिखूंगा, ठीक है, दोनों तरफ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मुझे इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना, अब ये मेरा स्किल है ना, मुझे इंटीग्रेशन अगर अच्छे से आता है तो मैं इसको बहुत ईजिली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो 2x अपॉन एक्स प्लस वन, इसको हम लॉन्ग डिविजन कर लेते हैं। लेट्स से 2x है मेरे पास, x प्लस वन है, तो मैं 2 है ना, 2 इंटू एक्स 2x एंड 2 1 ज़ा 2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा। तो बेसिकली मेरे पास आ गया 2 - 2 अपॉन एक्स प्लस वन, ये मुझे मिल रहा है। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ 2 - 2 अपॉन एक्स प्लस वन एंड dx। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मुझे जो राइट हैंड साइड है उसको इंटीग्रेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये log y मैं एज इट इज लिख लूँगा, इज इक्वल टू लिख लूँगा। अब देखिए मुझे क्या करना है, इंटीग्रल 2 - 2 अपॉन एक्स प्लस वन विद dx, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अब देखिए 2 का इंटीग्रल हो जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर x है, माइनस इस 2 को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, 1 अपॉन एक्स होता है log, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड x प्लस वन, मैं यहाँ पे प्लस c लिख लूँगा। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सॉल्व हो गया। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आपको बोला है सेकेंड स्क्वायर्ड x tan y dx प्लस सेकेंड स्क्वायर्ड y tan x dy इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये जो हम फॉर्म कर रहे हैं यह है वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ पे हमें क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, माना x वाले जितने भी वेरिएबल्स है एक तरफ, y वाले जितने भी वेरिएबल्स है एक तरफ, और जब मैं वेरिएबल सेपरेट करता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वो भी एक तरफ होना चाहिए। हमें ध्यान रखना होता है कि ऑपरेटर जो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पोर्शन को यहीं रहने देता हूँ
और ये जो दूसरा पोर्शन है इसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ भेज देता हूँ, है ना। हमेशा वेरिएबल सेपरेबल में हमें करना क्या होता है, इक्वालिटी के सिंबल के एक तरफ x वाली क्वांटिटीज़ और दूसरी तरफ y वाली क्वांटिटीज़। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन dy/dx इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा, इस फॉर्मेट में भी मिल सकता है। तो मैंने क्या किया, इस पोर्शन को सबसे पहले तो शिफ्ट किया, है ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी dx मुझे मिला हुआ है, इसमें ऑलरेडी dy मुझे मिला हुआ है ना। और मैं एंड ऑफ द डे वेरिएबल सेपरेबल में क्या करता हूँ, ये जो ऑपरेटर है दोनों को अलग अलग करता हूँ ना, dx एक तरफ होना चाहिए, dy एक तरफ होना चाहिए। तो मैं इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा तो इसका प्लस साइन जो है दूसरी तरफ जाके माइनस बन जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कि इस टेक्निक का या मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है और जो ऑपरेटर है उसके वेरिएबल उसके साथ होने चाहिए। अब यहाँ पे ऑपरेटर dx है तो इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स इसके साथ होने चाहिए, तो dx के साथ x होना चाहिए। अब ये जो x यहाँ पे है इसको मुझे यहाँ इसके ऑपरेटर के साथ शिफ्ट करना पड़ेगा, माना ये इधर आ जाएगा। यहाँ पे dy ऑपरेटर है तो sec y जो है ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो tan y है इसको मुझे यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, शिफ्टिंग कर लेता हूँ। तो देखिए ये एज इट इज रहेगा, dx एज इट इज रहेगा, इस tan y को हम बाद में देखेंगे। तो मैंने x और x एक साथ कर लिया, है ना, x और ये ऑपरेटर एक साथ कर लिया। वहाँ पे जो x था उसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, यानी कि tan x इक्वालिटी इसकी दूसरी तरफ। अब देखिए यहाँ पे sec ये यहीं पे रहेगा, ये dy यहीं पे रहेगा, यहाँ पे जो ये y वाला पोर्शन था ये इधर शिफ्ट हो गया, तो मैं इसको tan y लिख लेता हूँ। इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना। ये आपको लिखना होता है, लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में करना होता है। मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ समझाना है क्वेश्चन करना कैसे। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे अब टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है और देखना है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैं इस tan को सब्सटीट्यूट करता हूँ तो tan x इक्वल्स टू t, देन सेकेंड स्क्वायर्ड x dx बन जाता है dt। तो हम इसको बाय सब्सटीट्यूशन इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर लेता हूँ। अब देखिए दोनों जगह, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ माइनस साइन नहीं डाला था, ये माइनस साइन यहाँ पे है। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ माइनस साइन दोनों जगह जो फंक्शन है वो सेम है, वेरिएबल्स डिफरेंट है ना, ऑपरेटर डिफरेंट है, लेकिन हाँ यहाँ पे भी सेक स्क्वायर है, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर है, यहाँ पे tan है तो यहाँ पे भी tan है। तो मैं एक जगह सब्सटीट्यूशन करके या तो दोनों जगह आंसर एज इट इज लिख लूँ, है ना। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब मुझे सेक स्क्वायर x dx अपॉन tan x दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं tan x को t पुट करता हूँ तो sec स्क्वायर x dx बन जाता है dt। ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बन जाएगा dt और नीचे आ जाएगा हमारे पास t। 1/t dt होता है log ऑफ t, ठीक है, प्लस c अभी हम स्किप कर देते हैं। तो log ऑफ t और t मैंने किसको पुट किया था, tan को, तो मुझे आंसर मिल जाएगा log ऑफ mod tan ऑफ x, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन बन जाएगा log mod tan x, ठीक है। अब ये अगर log tan x बना, यहाँ पे माइनस साइन हम एज इट इज ले लेते हैं, तो ये भी बनना चाहिए log mod tan y। यहाँ पे x था तो x आ गया, यहाँ पे y है तो y आ गया। प्लस c मुझे किसी एक जगह पे लगाना है तो मैंने यहाँ पे प्लस c लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि देखिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और यहाँ मुझे दोनों साइड जो है log मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे मुझे log tan मिला, यहाँ पे मुझे log tan मिला। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते टाइम मुझे ऐसे दोनों तरफ log मिल रहा है, और देखिए अभी इस c को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो देखिए यहाँ भी log, यहाँ भी log। अब मुझे ये मालूम है कि प्लस c मुझे लगाना होता है, किसी एक जगह प्लस c मुझे लगाना है, चाहे यहाँ लगाऊं चाहे वहाँ लगाऊं। अब मैं क्या करूँगा कि इंस्टेड ऑफ प्लस c मैं लिख लूँगा प्लस log ऑफ c। अच्छा, अब ये सिंपल सा रूल है, अगर यहाँ log tan x मिलता और यहाँ पे सिर्फ tan y मिलता
तब मैं सिर्फ सी लिखता, log c नहीं लिखता। जब मुझे दोनों तरफ log मिलता है तो मैं c के बजाय log c लिखूंगा। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन जो आपका ये आंसर है ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ c लिखता तो मेरा आंसर जो है वो मैं ये बोलूँगा मैंने पूरा क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व नहीं किया। या फिर मान लीजिए अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है मुझे 3 नंबर मिले या 2.5 नंबर मिले, ठीक है। तो मैं पूरा नंबर अगर चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है ना, पूरा नंबर, और इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसकी वजह से मैंने आपको बताया कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन मिले और अगर एक तरफ लॉग और दूसरी तरफ भी लॉग मिल रहा है तो आप इंस्टेड ऑफ सी लॉग सी लिखेंगे, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए मैं क्या करता हूँ, इस लॉग को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड tan x प्लस लॉग मॉड tan y इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। लिखा जा सकता है ऐसा। अब मैं क्या करूँगा कि लॉगरिथम के रूल्स लगा दूंगा। लॉगरिथम के रूल्स कहता है अगर दो लॉगरिथम ऐड हो रहे हैं, है ना, तो उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, है ना। लॉगरिथम, अगर आपको लॉगरिथम के रूल्स नहीं भी याद है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n होता है लॉग ऑफ m इंटू n। लॉग m इंटू n होता है लॉग m प्लस लॉग n। तो क्योंकि यहाँ पे लॉग m प्लस लॉग n, m की जगह हम tan x मान लेते हैं, n की जगह tan y मान लेते हैं, तो इसमें मैं अगर ये पर्टिकुलर रूल लगाता हूँ लॉगरिथम का तो ये बन जाएगा लॉग मॉड tan ऑफ x मल्टीप्लाई tan ऑफ y होना चाहिए, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू लॉग ऑफ c होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, मैं इस लॉग को हटा देता हूँ ऑल टुगेदर। आप एग्जाम में इसको कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ समझने वाली बात है। देखिए ये भी अगर लॉग ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस थिंग, माना लॉग अगर हम हटाते हैं तो tan x tan y मस्ट बी इक्वल टू c, ठीक है। तो हम लॉग कैंसिल नहीं करना, लेकिन हाँ समझने की बात है, दोनों तरफ अगर लॉग है तो मैं लॉग हटा देता हूँ तो ये मेरे पास बच जाता है। तो दिस इज मोर सिंपलर देन जो हमें पीछे, जैसे कि हमने वहाँ पे क्या किया, log tan x इज इक्वल टू माइनस log tan y प्लस c। अगर मैं वैसे लिखता तो उसमें देखो log tan ये जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ tan x और tan y आ गया। अब log tan जो है ये मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और tan x tan y ये कंपेरेटिवली उसके सिंपलर फंक्शन है। तो ये आपका जो है एक्चुअल सोल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मुझे दोनों तरफ लॉग मिल रहे हैं, मतलब जो आंसर मिल रहा है उसमें सब जगह लॉग है, तो मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c के बजाय log c लिखूंगा, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन फर्दर सिंप्लीफाई हो सके। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल जैसे कि हम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैं यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वेरिएबल कैसे सेपरेट होगा, क्योंकि ये x y है जिसने प्रॉब्लम कर दिया। मैं इस x को अगर यहाँ ले जाऊँ, 1 को ले जाऊँ, y अलग करूँ, बड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा है। लेकिन देखिए वेरिएबल यहाँ पे सेपरेट हो सकता है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है कि अगर मैं इस 1 प्लस x का पेयर बना दूँ और y प्लस एक्स वाई का पेयर बना दूँ, या फिर 1 प्लस वाई का पेयर बना दूँ और x एंड एक्स वाई का पेयर बना दूँ, तो क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? देखते हैं। ठीक है, मैं 1 प्लस एक्स का पेयर बना लेता हूँ, आप 1 प्लस वाई का पेयर बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं 1 प्लस एक्स एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये पेयर मैंने बना दिया, बीच में प्लस का साइन है, मैंने इस y प्लस एक्स वाई को पेयर बना दिया, ठीक है ना। कई बार हमें लगता है, जैसे अब मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली dx को यहाँ ले आता तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता। अभी यहाँ पे हम जैसे कि y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स हो गया और मैंने यहाँ पे y कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस एक्स बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है ये 1 प्लस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स है, कॉमन आ सकता है, तो मैं इसको 1 प्लस एक्स कॉमन लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचता है तो हम 1 लिखते हैं, प्लस 1 प्लस एक्स कॉमन ले चुका हूँ, y बच रहा है तो मैंने y लिख दिया, और ये हमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है,
ठीक है। तो बेसिकली dy बाई डी एक्स जो है आपको ये दिया था, जिसको सिंप्लीफाई करके ऐसे दे दिया या इसको सॉल्व करके ऐसे दे दिया, ताकि देखने में क्वेश्चन लगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ऐसे रीअरेंज करके देखना है क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन इजी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस dx को दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूं, तो यहाँ पे dx आ जाएगा। वेरिएबल ऑपरेटर यहाँ पे है तो इसका करस्पॉन्डिंग वेरिएबल इसके साथ होना चाहिए। दैट मीन्स ये 1 + y यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। तो 1 + y यहाँ पे आ गया, वो यहाँ से हट गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट यहाँ भी किया, इंटीग्रेट यहाँ भी किया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 1/y log y बनता है, तो मैं इसको log ऑफ 1 + y लिख लेता हूँ, है ना। 1/y log y होता है, तो 1 + y जो है log 1 + y बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास 1 + x dx है, तो 1 का इंटीग्रल होता है x का इंटीग्रल बन जाएगा x² 2, और मुझे +c लगाना है। अब देखिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर log मुझे दोनों तरफ मिलता है तभी log c लिखना है। यहाँ तो log मिला, यहाँ मुझे log नहीं मिला, इस वजह से यहाँ पे मैं सिर्फ +c लिखूंगा, log c नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में वेरिएशन क्या आया है। वेरिएशन ये आया है कि यहाँ पे आपको ना x और y की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स करते थे, है ना। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज में आपने पीछे एक चीज़ समझी होगी। आज इस क्वेश्चन को हम करेंगे और देखेंगे ये x = 0 और y = 0 को हमें कैसे यहाँ पे यूज़ करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला काम ये मोर और लेस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। मुझे इसको पीछे के जो 2-3 क्वेश्चन हमने किए समवॉट इसी टाइप के थे, तो मैं एक को तो यहीं पे रहने देता हूं, और जो ये दूसरा पोर्शन है इसमें देखिए मुझे 2 पोर्शन मिल रहे थे, दूसरे पोर्शन को मैं इक्वालिटी के दूसरे साइड में शिफ्ट कर देता हूं। तो एक माइनस साइन आ जाएगा, 1 + y² आ जाएगा, e⁻x आ जाएगा और dx आ जाएगा। अभी वो x = 0 y = 1, इसको हम थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। ये जब लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे, तो फॉर द टाइम बिंग उसको साइड में रखते हैं। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ओके आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे dx लिख दिया, इट शुड बी dy। ओके ये dy हो गया, ये dx हो गया। अब वेरिएबल एंड ऑपरेटर टुगेदर, है ना। तो यहाँ पे dx वेरिएबल है, तो ex तो मुझे यहीं पे चाहिए, ये जो 1 + y² है इसको मुझे शिफ्ट करना है। अब क्योंकि यहाँ पे dy है तो 1 + e⁻2x इसको मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, तो शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे dy, अब ऊपर तो कुछ भी नहीं है, नीचे ये आ गया 1 + y²। ऊपर कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख लेता हूँ, है ना। जब कुछ नहीं बचता है तो हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है, 1 + y² इधर शिफ्ट हो चुका है, e⁻x यहाँ पे पहले से था, dx पहले से था, 1 + e⁻2x यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पहुँचे। अब इसके बाद मुझे करना क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेता हूँ। अब देखिए ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व हो जाएगा, 1/1 + y², है ना। मुझे मालूम है 1/1 + x² का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y। इसका क्या किया जाए, तो देखिए यहाँ नीचे भी e है, ऊपर भी e है। अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करता हूँ, है ना, लेट्स से मैं लिखता हूँ ex = t, तो मुझे मालूम है ex dx becomes dt, तो ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा, ये ex dx बन जाएगा dt, डिनोमिनेटर में 1+, अब देखिए ex क्या है मेरे पास, t है, तो e⁻2x क्या बन जाएगा, t का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रल जैसे कि मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया 1 + y² tan इनवर्स y है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t, ठीक है। tan इनवर्स t बन गया, t की वैल्यू मैं वापस पुट करूंगा तो मुझे इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स, है ना। tan इनवर्स t मिला, जब मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया tan इनवर्स मुझे t मिल रहा है, लेकिन t की वैल्यू है e⁻x, तो tan इनवर्स e⁻x मुझे लिखना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, +c लिख लूँगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि log, है ना, मुझे दोनों जगह log मिल रहा था, तो मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी log लिखा था। अब यहाँ पे दोनों जगह tan मिल रहा है, तो क्या मैं दोनों जगह tan इनवर्स लिखूं या नहीं लिखूं, तो देखिए
यहाँ दोनों जगह मुझे tan इनवर्स लिखना है या नहीं, ये स्किल जो है मुझे प्रैक्टिस से आएगा। कई जगह हम tan इनवर्स लिखते हैं, कई जगह हम tan इनवर्स नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अब वो चीज़ मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मैंने यहाँ tan इनवर्स नहीं लिखा है ना, थोड़ी देर में हम उस क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे। अच्छा, फॉर द टाइम बिंग अब मुझे ये मिल गया, मैं क्या करूँगा, अब इसके आगे तो और कुछ होना नहीं है, तो मैं ये जो वैल्यूज़ है ना, क्वेश्चन में मुझे इनिशियली x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 दिया हुआ था, वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करता हूँ और देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। तो मैंने यहाँ पे tan इनवर्स, नाउ y की जगह मुझे क्या पुट करना है, 1 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e की पावर x की जगह मुझे पुट करना है 0 प्लस c। अब देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब tan 1 कब होता है, पाई बाय 4, 45 डिग्री पे है ना, tan 45 इज 1, तो tan इनवर्स 1 का मतलब है 45 डिग्री पे, पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस, अच्छा e की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है, हमेशा। तो e पावर 0 मतलब ये 1 बन गया, तो 1 बन गया मतलब tan इनवर्स 1 अगेन 45 यानी कि पाई बाय 4 बनेगा, और माइनस साइन लगा हुआ है तो मैंने माइनस साइन लगा दिया, प्लस c लिख दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया। पाई बाय 4 को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इक्वल्स टू c, दैट मीन्स पाई बाय 2। तो मुझे c कितना मिल गया, पाई बाय 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे c की मुझे वैल्यू मिल गई, तो अब मैं tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स e पावर x प्लस c की जगह मैंने लिख दिया पाई बाय 2। ओके, इतना हो गया। देखिए अभी भी मेरा फाइनल आंसर नहीं आया है, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ट्रिगोनोमेट्री का रूल लग रहा है तो मुझे उस रूल को लगाना है, इस बात का मैं बहुत बहुत ध्यान रखूँगा। अभी देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का रूल लग सकता है, ठीक है ना। वो ये कि मुझे मालूम है, देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, tan इनवर्स y इक्वल्स टू, मैं अगर इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ तो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स e पावर x, ये मुझे मिल रहा है ना। इसको आगे पीछे मैंने लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, वो फॉर्मूला है पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x होता है cot इनवर्स x होता है। तो मैं इस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ex को लिख सकता हूँ cot इनवर्स ex, और ये मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स y। अब मुझे मालूम है cot इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1/x। देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले मुझे बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी मैं इस क्वेश्चन को ठीक से कर पाऊंगा। अब cot इनवर्स ex की बजाय मैं इसको लिख सकता हूं, चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूं, tan इनवर्स जो भी यहां पे है उसका रेसिप्रोकल, ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पे भी tan इनवर्स, यहाँ पे भी tan इनवर्स, मैं दोनों को हटा देता हूं तो मुझे फाइनली मिल जाएगा आंसर y इज इक्वल टू 1/e पावर x, ठीक है, y इक्वल्स टू 1/e पावर x, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फाइनली सॉल्व हो गया, जब मुझे ऐसे इनिशियल वैल्यूज x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 ऐसे कुछ दिया हो तो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कमिंग टू दैट क्वेश्चन, है ना, यहाँ पे जैसे हमने tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स e पावर x प्लस c मुझे मिला था, ठीक है ना, इनिशियली प्लस c मुझे मिला था, और क्वेश्चन था कि यहाँ पे प्लस c लिखें या tan इनवर्स प्लस c लिखें, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं प्लस c के बजाय tan इनवर्स c लिखता तो क्या मिलता, क्या प्रॉब्लम आ सकती थी। तो इंस्टेड ऑफ c I'll write plus c here, tan inverse c, ठीक है। अब इसको हम यहां शिफ्ट कर देते हैं, प्लस tan इनवर्स, या फिर इसको हम यहां शिफ्ट नहीं भी करते हैं तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है ना, यही हमने किया था, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करने से अब हो क्या रहा है कि देखिए tan इनवर्स y, ठीक है ना, tan इनवर्स 1, y की जगह मैंने 1 पुट किया, इज इक्वल टू माइनस
tan इनवर्स e पावर x की जगह e पावर 0 पुट कर दिया क्योंकि x की वैल्यू 0 है, प्लस tan इनवर्स c। नाउ tan इनवर्स 1 का मतलब है π/4, अभी हमने समझा था 45 डिग्री, और ये हो जाएगा -45 डिग्री यानी π/4 प्लस, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, हो जाएगा π/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स c, ठीक है। और tan इनवर्स c अगर π/2 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। tan 90 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। मुझे मालूम है tan 90 डिग्री या फिर π/2 होता है अनडिफाइन, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अनडिफाइन है ना, माना c मुझे क्या मिल रहा है, अनडिफाइन, और ये मुझे नहीं चाहिए, है ना, c की वैल्यू मुझे इनफाइनाइट नहीं चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या किया, tan इनवर्स c की बजाय c लगाया, ठीक है। कभी अगर मान लीजिए आपने गलती से अब गलती से क्या यहाँ पे है ना, कुछ क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि tan इनवर्स, अगर tan इनवर्स मिल रहा है तो हम तीसरे को भी tan इनवर्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में नहीं करते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। और लेट अस से मैंने यहाँ पे tan इनवर्स c लिखा होता और मैं इस सिचुएशन पे पहुँच जाता जहाँ पे c मुझे क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है, तो फिर मैं समझ जाऊँगा कि मुझे यहाँ से tan इनवर्स हटा देना है, तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। इंस्टेड ऑफ tan इनवर्स c मैं सिर्फ c लिखता हूँ, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपरली सॉल्व हो जाता है।